नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगी, आप स्वस्थ मस्त और आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों बात करते हैं आज एक और नेक्स्ट ट्रायल की, और आज का जो नेक्स्ट ट्रायल है वो है नेक्स्ट ट्रायल ऑफ क्रॉनिक रोमेटिज्म। अब रोमेटिज्म यानी क्या है? रोमेटिज्म यानी गठिया, जिसे कई बार हम वात के नाम से जानते हैं। तो वात या गठिया ये तकलीफ यदि आपको है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें 3 बेस्ट मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नैश हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो वो 3 मेडिसिन है कॉस्टिकम, रेस्टॉक्स और सल्फर। आज के वीडियो में जानेंगे इन तीनों जो दवाइयां हैं इनके लक्षणों के बारे में, और कौन सी मोडालिटीज इन तीनों के अंदर हमें देखने को मिलती है, और कैसे रोगियों के अंदर हमें कौन सी दवा देनी है। इसका जो आइडिया है वो इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो बिना किसी देरी के हमारा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रायल ऑफ क्रॉनिक रोमेटिज्म यानी कि कॉस्टिकम, रेस्टॉक्स और सल्फर के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रेस्टॉक्स के बारे में। रेस्टॉक्स की बात हमने ऑलरेडी की है, नेक्स्ट ट्रायल ऑफ रेस्टलेसनेस में ये दवा थी। तो रेस्टॉक्स के अंदर जो होती है, ये रेस्टॉक्स को अमूमन हम मानते हैं कि ये एक्यूट मेडिसिन है, ज़्यादा लंबी बीमारियों के अंदर काम नहीं करती। लेकिन क्रॉनिक रोमेटिज्म यानी गठिया यदि आपका पुराना है तो वहाँ पे रेस्टॉक्स का बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। खासकर जो दर्द होता है वो हमें फाइब्रस टिश्यूज के अंदर देखने को मिलता है, और दर्द जो होता है वो फर्स्ट मोमेंट पे काफी ज्यादा देखने को मिलता है। यानी रोगी यदि एक जगह पे बैठा है और फिर उठ के चलना लग जाए या कोई मूवमेंट इनिशियली करे तो वहां पे हमें दर्द इसका ज्यादा होता हुआ देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा स्टिफनेस इनिशियली देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे रोगी चलता है तो वैसे वैसे उसकी जो स्टिफनेस है कम होती है और दर्द थोड़ा कम होता है। लेकिन फिर रोगी यदि बहुत ज्यादा चल जाता है तो कंटिन्यूअस वॉकिंग से इसका दर्द वापस से बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो वॉकिंग से एमेलरेशन है, लेकिन कंटिन्यूअस वॉकिंग यदि कोई करता है तो वहां पे हमें एग्रेवेशन यानी दर्द के अंदर बढ़ोतरी रेस्टॉक्स के अंदर होते हुए देखने को मिलती है। साथ साथ ये वो रोगी होती है जो सुबह बेड पे से उठने के बाद, नींद में से सो के जब उठता है तो उठने के बाद बिस्तर से उठने में काफी तकलीफ होने होती है। एकदम से ये खड़े नहीं हो पाते हैं और ठीक तरह से एकदम से बिस्तर से उठने के बाद में चल नहीं पाते। और खासकर हमें ये भी देखने को मिला है कि इस दवा के अंदर हमें मस्कुलर रोमेटिज्म खासकर देखने को मिलता है। मसल्स और फाइब्रस टिश्यूज के अंदर पेन ज्यादा देखने को मिलते हैं, जॉइंट्स वगैरह के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ हमें पेशेंट के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। जिस तरह से डिजिटालिस वगैरह की दूसरी दवाइयां होम्योपैथी में, उसी तरह इसमें भी रोमेटिज्म के साथ यानी गठिया के साथ हमें हार्ट की कंप्लेंट भी एसोसिएटेड देखने को मिल सकती है। यानी दिल की बीमारियां और गठिया यदि किसी के अंदर है तो निश्चित तौर पे आप रेस्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी दवा है ऐसे रोगियों के अंदर। ये बहुत अच्छी दवा है यदि किसी को स्प्रेन हो जाए। स्प्रेन यानी यदि कहीं पे मसल्स के अंदर खिंचाव हो जाए। कई बार होता है हम अंगड़ाई लेते हैं और इस तरह से गर्दन हटाते हैं और गर्दन इस ऐसी की ऐसी हो जाती है। कितने ही केसेस देखे हैं मैंने ऐसे केसेस के अंदर। यदि हम रेस्टॉक्स 1M देते हैं तो बहुत जल्द आराम होता हुआ देखने को मिलता है, नहीं तो 2-2, 3-3 दिन तक के पेशेंट गर्दन सीधी नहीं कर पाता। बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। बात करते हैं मोडालिटीज की। मोडालिटीज यानी कौन सी कंडीशंस में इसकी तकलीफ बढ़ती है और कौन सी कंडीशंस में इनकी तकलीफ कम होती है। तो सबसे पहले ये बढ़ती है जब भी कोई थंडर स्टॉर्म आता है, बदली वगैरह छाई है और बारिश आ रही है, ऐसे मौसम के अंदर हमें इसकी तकलीफ बढ़ते हुए देखने को मिलती है। कोल्ड वेट वेदर के अंदर हमें इसकी तकलीफें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है रेस्टॉक्स के अंदर कि बारिश के अंदर भीग जाने के बाद में यदि कोई तकलीफ होती है तो वैसे भी रेस्टॉक्स बहुत अच्छी तरह से काम करती है, और उसी सीजन के अंदर हमें इसके एग्रेवेशंस देखने को मिलते हैं। खासकर रात के समय दर्द हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। और यदि पसीना आ रहा है और भीग गए तो गठिया तो इनका बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा देर तक हमें ये लोग आराम करते हुए नहीं देखने को मिलते हैं। रेस्टलेसनेस होता है तो ये थोड़ा बहुत करवटें बदलते रहते हैं। बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं सके तो बिस्तर के ही अंदर हमें करवटें बदलते हुए देखने को मिलेंगे, एक जैसे एक पोजीशन में नहीं रह सकते। कम किससे होती है इनकी तकलीफें? तो ड्राई वार्म वेदर के अंदर हमें तकलीफें कम होती हुई देखने को मिलती है। सेकने से जो है दर्द इनका कम होता हुआ देखने को मिलता है, तो हमेशा ये कुछ न कुछ ओढ़े हुए हमें देखने को मिलता है। गर्म एप्लीकेशन से दुखने वाली जगहों पे गर्माहट अप्लाई करने से इन्हें काफ़ी आराम होता हुआ हमें देखने को मिलता है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं कॉस्टिकम के बारे में। कॉस्टिकम डीप एक्टिंग मेडिसिन है, एंटी साइकोटिक मेडिसिन हम इसे कंसिडर करते हैं। ओवरग्रोथ के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करती है। उसी तरह से यदि हम क्रोमेटिज्म या वात की या गठिया की यदि बात करें तो इसके अंदर हमें जॉइंट की डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है। यदि ये जॉइंट इस तरह से टेढ़े हो जाते हैं, उंगलियों के या घुटने टेढ़े हो जाते हैं, तो ऐसे रोगियों के अंदर कॉस्टिकम के इफेक्ट हमें बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलते हैं। कॉस्टिकम खासकर ऐसे छोटे बच्चों के अंदर भी दे सकते हैं हम, जो बहुत देरी से चलते हैं, यानी एज के हिसाब से वो जल्दी चलना नहीं शुरू करते हैं, धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं और बहुत देरी से चलना शुरू करते हैं। यदि कोई बच्चा नहीं चल पा रहा है तो ऐसे में कॉस्टिकम हम दे सकते हैं। यदि कोई बच्चा अनस्टेडी गेट है और बहुत जल्दी बार बार गिर जा रहा है, बहुत ही तुरंत गिर जाता है, तो ऐसे बच्चों के अंदर कॉस्टिकम के बहुत अच्छे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो कॉस्टिकम ऐसे लोगों के अंदर हम दे सकते हैं। और कॉस्टिकम के अंदर हमें अकड़न बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। गठिया के साथ में बहुत ज़्यादा अकड़ाहट देखने को मिलेंगी, खासकर फ्लेक्सर्स के अंदर हमें अकड़ाहट देखने को मिलती है। इस तरह से अकड़ाहट हमें कॉस्टिकम के अंदर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मोडालिटीज़ की। मोडालिटीज़ जो है, पेशेंट को एग्रावेशन होता है क्लियर फाइन वेदर में, जहाँ पे बदली नहीं है वहाँ पे इन्हें एग्रावेशन होता हुआ देखने को मिलता है। और कम कब होते हैं इनकी तकलीफें, तो यदि बदली है और गीला वातावरण है तो ऐसे रोगियों के अंदर हम कॉस्टिकम दे सकते हैं। गीले वातावरण में डैम्पनेस के अंदर इनकी तकलीफ हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। अगेन वार्म एयर से भी इन्हें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। कोल्ड एयर, खासकर ठंडी यदि हवा है, एकदम ठंडी में जो ठंडी हवा लगती है, तो वो ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर से इनकी तकलीफें हमें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलती है। अगेन गेटिंग वेट और बादिंग से भी इनकी तकलीफें बढ़ती हैं। तो मोडालिटीज़ में रेस्टॉक्स और कॉस्टिकम के अंदर थोड़ी सी डिफरेंसेस आपको ध्यान में आए होंगे। रेस्टॉक्स वेट वेदर के अंदर हमें एग्रावेशन देखने को मिलता है, यानी बदली है, बारिश है, तो एग्रावेशन यदि जोड़ों के दर्द के अंदर हो रहा है तो रेस्टॉक्स, और ऐसे मौसम में यदि जोड़ों का दर्द कम हो रहा है तो हम कॉस्टिकम के बारे में सोचते हैं। तो ये थे कॉस्टिकम के बारे में। चलिए बात करते हैं सल्फर के बारे में। यहाँ पे सल्फर जो है ये किंग ऑफ एंटीसोरिक मानी जाती है। डीप एक्टिंग मेडिसिन है होम्योपैथी, बहुत ही अच्छी दवा है और गठिया के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। मुझे याद है, मैं अंडर प्रैक्टिस में था डॉक्टर साडा सर के अंडर, तो उनके पास में एक गठिया का बहुत ही क्रॉनिक और क्रिटिकल पेशेंट आया था। लगभग 2-3 होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में घूमा था और कितने ही तो एलोपैथिक डॉक्टर हो चुके थे, लेकिन कहीं आराम नहीं हुआ था। और यकीन मानिए, सिर्फ और सिर्फ सल्फर से उसके गठिए के अंदर इतना आराम था कि वो उसके बाद में कभी उसने होम्योपैथी नहीं छोड़ी। उसकी पूरी एलोपैथिक दवाइयाँ बंद हो गई, जो स्टेरॉयड वो खा रहा था वो भी बंद हो गई थी, सिर्फ सल्फर के मसलन। तो इसकी ग्रेटनेस मैंने एग्जामिन किया है, मैंने लाइव देखा है जब मैं इंटर्नशिप में था। तो ये ऐसे केसेस देख के ही होम्योपैथी के ऊपर कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। चलिए बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो लक्षण होते हैं रोगी के अंदर, वो हमें देखने को मिलते हैं कि जो पैर होते हैं वो दिन में तो ठंडे होते हैं, लेकिन जैसे ही रात आती है वैसे ही यहाँ पे हाथों के तलवों में और पैरों के तलवों में हमें जलन देखने को मिलती है। भयानक जलन होती है और बहुत ज़्यादा जलन होती है, वो उन्हें ढक कर नहीं रख सकते। हमेशा हवा चलते रहनी चाहिए हाथ पे और पैर पे, ऐसी उनकी मानस होता है। और इसीलिए हमेशा वो रात को सोते वक्त ठंडी जगह देखते हैं जहाँ पे वो हाथों और पैरों को एक्सपोज कर सके। कभी भी उसके ऊपर चादर या कोई चीज़ ओढ़ेंगे नहीं, कभी भी इन चीज़ों को वो हमेशा अनकवर्ड ही रखते हैं और हवा लगने देते हैं कंटिन्यूसली। हो सके तो कूलर के सामने बैठ जाएंगे, एसी के सामने बैठ जाएंगे, हाथ और पैरों को डायरेक्ट हवा लगे ऐसा। तो ये कंटिन्यूस सिम्टम, ये पिक्यूलियर सिम्टम हमें सल्फर के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो पेशेंट होता है उनके अंदर गठिया की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पेशेंट सीधा नहीं चल सकता, हमेशा स्टूप्ड मोशन हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, रोगी के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्रैम्प हमें देखने को मिलते हैं इनके काल्व्स के अंदर और सोल के अंदर। पैरों के जो मसल्स होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रैम्प हमें सल्फर के रोगी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ों से इनके गठिया के लक्षण बढ़ते हैं। तो यदि बहुत ज़्यादा आराम करता है पेशेंट तो उसके लक्षण हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। यदि बहुत ज़्यादा बेड के अंदर वार्मथ, गर्मी जो होती है उसको एक्सपोज हो जाए तो वहाँ पे हमें एग्रेवेशन होता हुआ देखने को मिलता है। वॉशिंग और बेदिंग तीनों के अंदर लगभग नहाने के बाद में तकलीफ बढ़ती हुई तीनों ही दवाइयों के अंदर हमें देखने को मिल रही है। वॉशिंग बेदिंग से हमें तकलीफें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। अब जैसा कि हमने देखा कि कॉस्टिकम के अंदर हमने देखा कि डैम्प वेट वेदर से अच्छा लगता है, वहीं रेस्टॉक्स के अंदर डैम्प वेट वेदर में
गठिया की तकलीफ हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो अगर मौसम की बात करें सल्फर के अंदर, तो सल्फर के अंदर चेंज ऑफ वेदर, यदि कभी भी कोई सीजन बदल जाता है, वातावरण बदल जाता है सडनली, तो चेंज ऑफ वेदर में यदि गठिया बढ़ रहा है तो सल्फर इंडिकेटेड हमें देखने को मिलती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो कभी भी यदि मौसम बदल जाता है और वहाँ पे गठिया यदि हमारा बढ़ता हुआ देखने को मिलता है तो वहाँ पे हम सल्फर के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। अब बात करते हैं अब कौन सी चीज़ों से कम लगती है तकलीफें। तो ड्राई वार्म वेदर में इन्हें कम लगती है। और एक टिपिकल सिम्टम है कि यदि कभी भी तकलीफ हुई तो राइट साइड में पेशेंट राइट करवट पे सोता है। राइट करवट पे सोने से पेशेंट को जो है तकलीफें कम होती हुई देखने को मिलती है। तो ये थे लक्षण सल्फर के। मैं आशा करता हूँ कि तीनों के लक्षण आपको ध्यान में आए होंगे। शॉर्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो और भी देख लेते हैं कुछ चीज़ें जहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि कौन से पेशेंट को कॉस्टिकम देना है, कौन से पेशेंट को रस्टॉक्स देना है और कौन से पेशेंट को सल्फर देना है। तो सबसे पहले कॉस्टिकम की बात करें तो यूजुअली राइट साइडेड होता है। सल्फर की बात करें तो यूजुअली लेफ्ट साइडेड होता है, लेकिन ऐसा कोई खास डिफ्रेंसिएशन हमें देखने को नहीं मिलता क्योंकि दोनों ही मेडिसिन जो है वो डीप एक्टिंग मेडिसिन हमें देखने को मिलती है। जहाँ पे कॉस्टिकम की तकलीफें ड्राई वेदर के अंदर हमें वर्स होती हुई देखने को मिलती है, क्लियर ड्राई वेदर के अंदर वर्स होती हुई देखने को मिलती है। वहीं रस्टॉक्स की जो तकलीफें हैं वो डैम्प वेदर में हमें एग्रेवेट होते हुए देखने को मिलती है, वर्स होती हुई देखने को मिलती है। तो जब भी बदली आई और तकलीफ हुई तो रस्टॉक्स के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हर बार यदि मौसम चेंज होने के बाद में तकलीफें बढ़ रही है तो निश्चित तौर पे जो दवा निकल के आती है वो है सल्फर। साथ ही साथ सल्फर का जो रोगी है वो कभी भी खड़ा नहीं रहेगा। स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन फॉर सल्फर। तो वो कभी भी खड़ा नहीं रहेगा। खड़ा अगर रहने को कहा पेशेंट को तो वो 2 मिनट खड़ा रहेगा और जो जगह मिली, जहाँ जगह मिली वहाँ बैठने की कोशिश करेंगे। तो खड़ा नहीं रह सकता सल्फर का पेशेंट। ये भी एक बहुत ही टिपिकल चीज़ हमें सल्फर के अंदर देखने को मिलती है। वहीं कॉस्टिकम की यदि बात करें तो पेशेंट के अंदर हमें रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, बेचैनी देखने को मिलती है जो सिर्फ रात में होती है। वहीं रस्टॉक्स की यदि बात करें तो जो बेचैनी होती है वो दिन भर हमें देखने को मिलती है, चाहे दिन हो या रात हो। पेशेंट के अंदर हमें बेचैनी, रेस्टलेसनेस रस्टॉक्स के अंदर बखूबी देखने को मिलती है। तो ये कुछ और चीज़ें थी जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि गठिया में आपको कौन सी दवा रोगी को देनी चाहिए। यदि आपको और कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अब मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।